हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं कैंसर की बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगा। ये कैंसर की जो बीमारी है ये हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकती है। और ये जो कैंसर की बीमारी है ये है क्या? एक्चुअली ये बॉडी के सेल्स की एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। यानी जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उससे अलग हट करके एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है। और ये एबनॉर्मल ग्रोथ बढ़ते 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 क्या होगा, एक चर्बी की गांठ बन जाती है, यानी कि एक लंप सा बन जाता है। और वही जो लंप बढ़कर के एक ट्यूमर का रूप धारण कर लेता है, तो इसी को हम कैंसर कहते हैं। ये ट्यूमर दो तरह का होता है, एक तो होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन जो ट्यूमर होता है ये बॉडी के एक पार्ट से और दूसरे पार्ट में इजीली नहीं फैलता। दूसरा जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैल जाता है। तो दोस्तों, अब मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करूंगा कि ये जो कैंसर की बीमारी है इसके क्या कारण क्या है, यानी कि किन कारणों की वजह से कैंसर की बीमारी हमारे शरीर में बनती है। और अगर किसी के शरीर में ये बीमारी बन जाती है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। और उन लक्षणों के आधार पर अगर हमें डाउट होता है कि भाई इसके अंदर कैंसर की बीमारी है तो हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए, और इसके अलावा इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, या कौन कौन सी सर्जरी या क्या क्या इसके इलाज की संभावना यानी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये सब कुछ मैं डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप दोस्तों शुरू से अगर लास्ट तक ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कैंसर होने के कारण के बारे में। देखिए, कैंसर होने के वैसे बहुत से कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो एक फैमिली हिस्ट्री भी। अगर किसी की फैमिली में किसी के पेरेंट्स को अगर कैंसर की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है उनके आने वाली संतान में ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दूसरा कारण जो है, ज़्यादा देर तक अल्ट्रावायलेट रेस के कॉन्टैक्ट में रहने के कारण, या कई बार ऐसा होता है कि जो लोग जल्दी जल्दी एक्सरे कराते हैं तो ज़्यादा रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में रहने के कारण, या कई बार ज़्यादा पोल्यूशन होने के कारण उनको लंग्स कैंसर की भी शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा ओबेसिटी वाले लोग हैं और फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं हैं तो ऐसे लोगों को भी कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। और कई बार एज फैक्टर भी एक सबसे बड़ा कारण है कैंसर होने का। ज़्यादा एज हो जाने पर अक्सर लोगों को कैंसर की बीमारी हो सकती है। ज़्यादा एज हो जाने पर प्रोस्टेट कैंसर की शिकायत हो सकती है, या ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत हो सकती है, या कोलन कैंसर की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो लोग अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो ऐसे लोगों को भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा जो लोग तंबाकू और तंबाकू से बने हुए चीज़ें खाते हैं तो ऐसे लोगों को भी कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तंबाकू से बनी हुई चीज़ें जैसे कि गुटखा है, तंबाकू है, सिगरेट है, या च्युइंगम है, तो इस तरह की बनी हुई तंबाकू से जो चीज़ें बनती हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से उनको मुंह का कैंसर हो सकता है, जीभ का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है, लंग्स का कैंसर हो सकता है। इसी तरह से जो लोग ज़्यादा एल्कोहल का यूज़ करते हैं तो उनको लीवर और या बॉडी के अन्य ऑर्गन्स में भी कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा कई बार हार्मोन्स के कारण भी कैंसर बनता है। तो जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने पर प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने पर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। जो लोग ज़्यादा तनाव में यानी स्ट्रेस में रहते हैं तो ऐसे लोगों को भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि तनाव में रहने वाले लोगों का इम्यूनी सिस्टम जो है वो वीक बढ़ जाता है। और जब वो इम्यूनी सिस्टम उनका वीक बढ़ जाएगा तो कैंसर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कैंसर की बीमारी के सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में। देखिए, अगर किसी के अंदर अगर कैंसर की बीमारी बन रही है तो उसके अंदर स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ ये चेंजिंग जो मैं बताने जा रहा हूँ ये दिखाई देने लगती हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ा चेंजिंग ये है कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत कमजोरी महसूस होगी और हर समय थकान सी महसूस होगी। चाहे वो अभी सोकर भी उठा होगा तब भी वो अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करता है। बहुत कमजोरी और वीकनेस सी महसूस करता है। इसके अलावा उसका जो वजन है यानी वेट जो है अचानक या तो घटता चला जाएगा और या वजन जो है अचानक बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी कैंसर की बीमारी की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा स्किन के कुछ हिस्सों में अचानक नील से पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो ये भी कैंसर की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा स्किन के नीचे बॉडी में किसी भी पार्ट में गांठें बन सकती हैं, और वो जो गांठ जो बनती हैं उनका साइज और स्ट्रक्चर में अचानक बदलाव शुरू हो जाता है। अगर उन गांठों में साइज में और स्ट्रक्चर में अगर चेंजिंग नज़र आ रही है तो हमें कैंसर का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। इसके अलावा
ऐसे लोगों की आवाज़ बदलने लगती है, यानी अगर किसी की पतली आवाज़ है तो भारी होने लगेगी, और तो यानी आवाज़ में चेंजिंग आने लगता है। इसके अलावा उनको कुछ भी चीज़ को सटकने में या निगलने में परेशानी होती है। और अगर लगातार 1 महीने से ज़्यादा खांसी हो रही है तब भी ये कैंसर की तरफ इशारा हो सकता है। तो ऐसे लोगों को अपना कैंसर का टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा उनको सांस लेने में परेशानी हो रही हो या खांसी के साथ साथ अगर खून भी आ रहा हो तो ऐसे लोगों को कैंसर का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा कैंसर की बीमारी वाले मरीजों का डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता है, यानी उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, लूज मोशन रह सकते हैं, लेट में ब्लड भी आ सकता है, इंडाइजेशन हो सकती है, भूख नहीं लग सकती, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाएगा। इसके अलावा शरीर पर बहुत से मोल्स यानी मस्से का बन जाना, और फिर धीरे धीरे मस्से बनने के बाद उनमें फिर चेंजिंग आना। चेंजिंग का मतलब है जैसे कि उसके आसपास और मस्से बन गए, और मस्से बनने के बाद फिर उनके आसपास फिर गांठें बन जाना या उन मस्सों से खून का निकलना। तो इस तरह से अगर मस्सों में कुछ चेंजिंग आ रही है या उनसे ब्लड आ रहा है तो इस तरह का भी अगर कोई ऐसा आपके अंदर बॉडी में सिम्टम दिखाई दे रहा है तो उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, फौरन जांच करानी चाहिए। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई जलन है ना कोई दर्द है, लेकिन यूरिन से ब्लड आ रहा है। तो अगर आपको पेशाब में बिना दर्द के अगर ब्लड आ रहा है तो इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपके ब्लडर में कैंसर बन रहा हो। इसके अलावा बार बार या जल्दी जल्दी बुखार का आना, रात को पसीना ज़्यादा आना, मसल्स में या जॉइंट्स में पेन का रहना, इसके अलावा जो है जल्दी जल्दी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाना, इसके अलावा कोई भी आपकी अगर बॉडी में चोट लग जाती तो वो ठीक ना होना। तो ये इस तरह के अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमें इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो निपल्स हैं उनके साइज में अचानक बदलाव का हो जाना तो ये ब्रेस्ट कैंसर की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा पीरियड्स में लेडीज़ की जो है प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि उनको ज़्यादा पेन होना या ज़्यादा ब्लीडिंग आना, तो या समय से पहले ब्लीडिंग आना, तो अगर इस तरह के चेंजिंग दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है इनको वेजाइनल कैंसर हो। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो सिम्टम्स अगर बॉडी में दिखाई देते हैं तो हमें कैंसर की जांच फौरन करानी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि कैंसर की जांच यानी कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो टेस्ट कराने के लिए सबसे पहले तो हमें उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए, यानी उसकी एज देखिए, उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री देखिए, उसके अलावा प्रीवियस हेल्थ कंडीशन देखिए। तो इन सब को देखने के बाद अगर हमें कुछ डाउट लगता है तो हम कुछ उसके लैब टेस्ट करा सकते हैं। लैब टेस्ट कराने के लिए CBC टेस्ट करा सकते हैं, ESR कराना चाहिए। इसके अलावा उसका C रिएक्टिव प्रोटीन कराना चाहिए और LFT और KFT ये टेस्ट कराने चाहिए। इसके अलावा कुछ इमेजिंग टेस्ट भी कराए जाते हैं, जैसे कि CT स्कैन है, MRI है, बेरियम व्हील स्टडी है और बोन डेंसिटी टेस्ट है और पेट स्कैन। और इसके अलावा कई बार बायोप्सी टेस्ट भी कराया जाता है। बायोप्सी टेस्ट में उस एरिया का टिश्यू को लेकर के और माइक्रोस्कोप से टेस्ट कराते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये जो सर्जरी करके ट्यूमर को बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसमें 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है कीमोथेरेपी, एक होता है रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, दबाव से एनॉर्मल जो ग्रोइंग सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और दूसरा है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में गामा रेडिएशन की हेल्प से जो एबनॉर्मल ग्रोथ है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसके अलावा एक होती है हार्मोनल थेरेपी, इसमें हार्मोन्स को कंट्रोल में रखा जाता है। और एक होती है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी में क्या होता है कि ये थेरेपी कैंसर सेल पर ही जो काम करती है और जितने भी जो हेल्दी सेल्स हैं उन पर ये थेरेपी काम नहीं करती। तो फ्रेंड्स, अब ये मेरी वीडियो यहीं एंड होती है। और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोग भी इस कैंसर की बीमारी के बारे में डिटेल्स में जान सकें। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, बाय।